रीना गुप्ता जी, और मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, रेणु मित्तल और पंकज शर्मा जी। मैं चाहता हूं जरा उनको भी ले आइए। लेकिन मैं जरा ये जो अलायंस पार्टनर्स है, विनीत जी मैं आपके पास आऊं, भाटिया जी, उससे पहले मैं जरा आम आदमी पार्टी से भी समझना चाहता हूं, वेयर इज आम आदमी पार्टी इन ऑल ऑफ दिस? क्योंकि ये बहुत, प्लीज वही विंडो रखिए, टॉप विंडो। थैंक यू शर्मा, डोंट, ये 8 के साथ मत खेलो। थैंक यू रेणु जी, जरा ये रीना जी, ये प्लीज जरा मुझे समझाइए। रीना गुप्ता ऑफ द आम आदमी पार्टी, ये अब कांग्रेस पार्टी का ये नाइटमेरिश सिनिस्टर, ये जो डेंजरस प्लान्ड रॉबरी है, आप इसके साथ हैं? आप जाएंगी जनता के बीच और बोलेंगी कि कोई बात नहीं, जो कमाया है वो दे दो उसका 50%, क्योंकि सैम पिट्रोडा ने कहा है, वो बहुत जानते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, इसीलिए अमेरिका में रहने वालों को क्या ज्यादा मालूम होता है क्या हिंदुस्तानियों के बारे में? रीना जी, और आप समर्थन कर रही हैं ऐसी चीज का? ऐश्वर्या भाई, मैम जितने ऐश्वर्या भाई, आप एक निष्पक्ष एम्पायर हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी तन्मयता से आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना बिना रोके टोके, मुझे भी मौका मिलेगा 2 मिनट बिना रोके टोके बोलने का। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, मोदी जी के दोस्तों के अलावा पूरे देश में सब गरीब हुए हैं। पैसा बचा किसके पास है, आप ये बताइए। आज की तारीख में आप किसान से बात करिए, किसान गरीब हुआ है, हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं। आप युवा से बात करिए, युवा बेरोजगार घूम रहा है, हर घंटे 2 युवा आत्महत्या करते हैं। वो नौकरी मांगते हैं तो उनको बोला जाता है इजराइल चले जाओ नौकरी ढूंढने के लिए। रोज पेपर लीक होते हैं। गृहिणी जो है आपकी, वो गरीब हुई है क्योंकि आपने गैस सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया। छोटा व्यापारी आपका, वो गरीब हुआ है क्योंकि आपने जीएसटी को मिसमैनेज किया। तो पैसा बचा किसके पास है? सिर्फ मोदी जी के 22 दोस्त, जो 22 लोग हैं, उनके पास उतना ही पैसा आज की तारीख में जितना कि देश की 70 करोड़ आबादी के पास है। तो अब हम सब थक गए हैं। मोदी जी हर समय कांग्रेस को कोसते रहते हैं। अब समय है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। वो तो कुछ सुनने को नहीं मिलता, लेकिन आए दिन हर समय हिस्ट्री में चले जाते हैं। उनसे पूछिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तो वो कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो ट्रांसपेरेंसी की स्कीम है। प्रेम जी को भी रखिए, भाटिया जी आ रहा हूं। अब तो पहले जो 2G के एलोकेशन में जहां पे ये चिल्ला के बोल रहे थे कि क्विड प्रो को हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने दोस्तों को ही 5G का एलोकेशन देंगे। ये उसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात मानने को भी तैयार नहीं है। तो पूरे देश को तो 80 करोड़ जनता को तो आपने फ्री राशन की लाइन में खड़ा कर दिया है। हाँ। तो पैसा बचा किसके पास है? किसका पैसा आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पूरे देश को जब आपने गरीब कर दिया है तो किसका पैसा आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जहां तक बात रही आपके दोस्तों की, आपने उनको एयरपोर्ट दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, उनको खदानें दे दी, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ तो आपने उनको दे दिया। अगर आप कह रहे हैं कि उनसे पैसा लेके वापस इस देश के लोगों को दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके। लेकिन आज तक आपने जवाब नहीं दिया कि आपने देश के अपने जो दोस्तों ओके रीना जी 16 लाख करोड़ माफ किया, उसका हिसाब कौन देगा? ओके रीना जी, ओके रीना जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, सब पॉइंट टेकन रीना जी, पॉइंट टेकन रीना जी, पॉइंट टेकन। ओपनिंग कमेंट्स अभी तक आधे लोग बोले नहीं है। विनीत गोयनका, रतिंदर भाटिया, पंकज शर्मा, रेणु मित्तल, मैं आ रहा हूं। विनीत, आई कम टू यू क्योंकि आप स्टूडियो में, आई जस्ट कम टू यू आफ्टर अ मिनट। रतिंदर भाटिया जी, बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अब डकैती पे आ गई है। मोदी से लड़ते लड़ते जनता से लड़ना चाहती है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो लेके दूसरे को दे दिया जाएगा जिसने कुछ नहीं किया। अगर क्योंकि इंदिरा गांधी की जमीनें थी तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मिलनी थी, तो राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स हटा दिया था। अब कुछ नहीं है तो अब दोबारा लगा दो। बीजेपी इसको डकैती कह रही है। रतिंदर जी, आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐश्वर्या जी, मैं तो कहूंगा ये अपने आप को क्या रॉबिन हुड समझ रहे हैं क्या? ये क्या साबित करना चाहते हैं? लग तो रहा ये रॉबिन हुड हैं
कि भाई तीर कमान लेके स्पेयर लेके निकलेंगे और बार बार और उन 22 लोगों की बात करते हैं कि 22 व्यापारियों के पास पैसा है जी, उनको हम लूटेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन 22 व्यापारियों को धमका रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं कि भैया इलेक्शन का टाइम है। एंगल एक ये भी सोच है, हाँ। इलेक्शन का टाइम है, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका पैसा ले लेंगे सारा। रेणु मित्तल ऑल्सो। अगर देख लीजिए आप क्या चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं ये देश को। भाई हमारा पैसा है, हमने कमाया, हमारी जिसने जितनी ताकत से कमाया, जिसने जितनी एनर्जी लगाई, जितनी ताकत लगाई, जितना दिमाग लगाया, उसने उतना कमाया, अपने अपने हिस्से का टैक्स दिया, जो टैक्स भारत सरकार ने लगाया वो दिया। उसके बाद ये कौन सी बात हुई भाई साहब कि आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको दे दीजिए या आप आपका हम छीन लेंगे। ये छीन लेने वाली बात ये आई कहाँ से? ये किसको खुश कर रहे हैं? अगर ये एक अल्पसंख्यक को खुश कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को खुश कर रहे हैं, तो इससे देश में अपनी सरकार ला नहीं पाएंगे। ये इनकी गलतफहमी है। ये अगर एक ही पार्टी, एक ही लोगों को खुश करके उन्हीं की वोट चाहते हैं तो ये देश देख रहा है, ये पब्लिक देख रही है। रिपब्लिक देख रही है। पंकज शर्मा जी एंड देन विनीत में आ रहा हूं। पंकज जी। हाँ, पब्लिक तो ये भी देख रही है कि प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में जुमला उछाल रहे हैं, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, वो LIC वाला है ना? LIC वाला ये जिस भारतीय, हाँ, तो वो प्रधानमंत्री जी ने बोला चुनावी सभा में, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जिस भारतीय जीवन बीमा निगम का, आप सही कह रहे हैं, ये टैग लाइन हथिया के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी राजनीति के लिए इस्तेमाल की है, उस LIC के बारे में प्रधानमंत्री जी देश की जनता को इतना तो बता दें कि प्रधानमंत्री का जो PM केयर्स फंड है, जिसकी कोई छानबीन नहीं हो सकती, जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, जिसे RTI के दायरे से बाहर रखा गया है, जो सरकारी नहीं है लेकिन सरकार के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वेबसाइट सरकार के डोमेन GOV इन से चलती है, उस PM केयर्स फंड को LIC ने जो 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम दान दी है, उसके खर्चे का हिसाब क्या है? कांग्रेस तो चलिए लूट रही है लोगों की जिंदगी के साथ भी और लोगों की जिंदगी के बाद भी, मगर नरेंद्र भाई मोदी तो चौकीदार हैं, वो इस PM केयर्स फंड का हिसाब तो दे दें। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? रुपए की रकम जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को दी है, उस पर क्यों नहीं कुछ कहते? PM केयर्स को में किस कैसे धन वसूला, उस पर भी तो कुछ बताएं। सवाल है, आप कह रहे थे ना, सब कुछ 22 लोगों के हाथ में आ जाए तो सब ठीक, वंचितों की बात करें तो माओवादी करार कर दो, बेरोजगारी की बात करें तो अर्बन नक्सल बता दो, महंगाई का मुद्दा उठाएं तो अराजक कह दो, किसानों की बात करें तो उपद्रवी करार दे दो। तो ये हालात भी तो बदलने चाहिए। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि ये जो इनहेरेंट टैक्स है उसको लागू करने का उसका कोई इरादा न कभी था न कभी है। दरअसल नरेंद्र भाई मोदी इसको लाना चाहते हैं। आपको याद होगा, अभी उठा के देख लीजिए टीवी चैनल की क्लिप 2019 की बजट के टाइम की, और अखबार की कतरने देख लीजिए, रोज छपता था कि इस बार के बजट में इनहेरिटेंस पर टैक्स लगने की पूरी संभावना है। अब ऐन मौके पर बजट में वो क्यों नहीं आ पाया, क्या हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाने। अरुण जेटली जी 2018 में खुद कहते थे कि ये टैक्स लगना चाहिए। जयंत सिन्हा लगातार कहते थे, जो खुद वित्त राज्य मंत्री रहे। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री रहते हुए इसकी तरफदारी करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई मोदी जी लाना चाहते हैं ये टैक्स, या कांग्रेस लाना चाहती है? 1985 में कांग्रेस ने तो हटा दिया था। 1985 में पॉइंट टेकन। कांग्रेस ने तो बिल्कुल हटा दिया था सर, बिल्कुल उसी बजट में हटा था। और जिसके बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की कुछ मोर देन 1500 मोर देन $100,000 की प्रॉपर्टी आप निकालेंगे। नहीं निकालेंगे नहीं सर, बीजेपी क्लेम कर रही है। या आप निकालेंगे ये? पंकज जी, बीजेपी क्लेम कर रही है, और जो रियलिटी है उसे ना आप झुटला सकते हैं, ना मैं, ना भाटिया जी, ना प्रेम शुक्ला जी और ना रेणु मित्तल।